जय हिंद। आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BHIC 114 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज ये फर्स्ट क्लास है और इससे पहले एक और क्लासेस अपलोड है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर करवाया है। जो आपके सिलेबस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सिर्फ मतलब ऐड किया था आप सबों के लिए। ठीक है, तो इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, तो जैसे कि BHIC 114 इसका सब्जेक्ट नेम है आधुनिक यूरोप का इतिहास सेकेंड। इसका जो है शासन काल था मतलब 1780 से 1939, 70, 82, 90, 39। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि कहा जाता है, पहला सवाल आज का रहेगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा विकसित राजनीतिक सिद्धांत और क्रांति के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आधुनिक यूरोप का इतिहास है, तो आपका कार्ल मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चंस बनने की चांसेस बनती है। ठीक है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 500 शब्दों में लिखना है। और इस क्वेश्चन का देखिए क्या कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स जो थे, आप सभी को पता होगा, कार्ल मार्क्स जो एक जो ना ये व्यक्ति का नाम है, ऐसा नहीं कि ये कुछ है। अब इसका अर्थ क्या है, ये अर्थ आप लोग सब जानते होंगे। और इसके द्वारा जो है ना राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करना और क्रांति के सिद्धांत के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, और अब आपको आंसर किस तरह से लिखना है एग्जाम हॉल में उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसमें पूछने के बाद यहाँ पे जैसे आंसर आप देख सकते हो, उत्तर के बाद यहाँ राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत लिखना है। उसके बाद नीचे जो ना आप पेन से जो भी पेन से यूज करेंगे वो नीचे से अंडरलाइन कर देना है। इससे आपका जो ना देखने में भी अच्छा लगेगा और हाईलाइट भी हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, इससे मार्क्स जो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और देखने वाले जो टीचर्स होंगे उसको अच्छा लगेगा, मार्क्स आपको देने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, ये सब बातें मेनर बातें हैं, तो ये सब ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं। कई वर्षों में 3 खंडों में लिखी गई अपनी प्रमुख रचना दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने स्वयं अपने राजनीति पर विचारों का विस्तार किया है। यानी कि कई वर्षों के माध्यम से जो कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, वो अपने 3 खंडों में कई प्रकार की रचनाएं की है, जिसमें दास कैपिटल में जो है ना कार्ल मार्क्स खुद जो है ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है राजनीतिक सिद्धांत के विचारों को विस्तार से, इसका प्रभाव बताया है, इसका विस्तार से चर्चा किया है। ओके, इन खंडों में प्रमुख विषय वस्तु पूंजीवाद और उसमें निहित तत्वों का विश्लेषण थी। ये जो है आपका जो दास कैपिटल थी उसमें जो चर्चा किया, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया, उसमें जो सबसे प्रमुख विषय वस्तु थी पूंजीवाद और उसमें निहित तत्वों का विश्लेषण। जो पूंजीवाद थी और उसमें जो भी तत्व थे, उसमें जितने भी तत्वों को इंक्लूड किया था उसका विश्लेषण किया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बताया गया है। उसके बाद कहा जाता है कि वर्ग शोषण जो उसमें अंतर्निहित था। वर्ग शोषण जो है, वर्ग शोषण मतलब बोले तो जैसे कि होता है ना क्या कि छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, उसका शोषण जो इसमें अंतर्निहित था, इसमें जो निहित था। और वर्ग संघर्ष जो इस शोषण का तार्किक परिणाम था। वर्गों का संघर्ष जो है, एक होता है ना संघर्ष करो, उसी तरह वर्गों का संघर्ष का भी शोषण जो है इस तार्किक में परिणाम था, इसका परिणाम था। और संचय और संकट की प्रवृत्ति, वो दोनों इससे उत्पन्न हुई थी। इसमें जो है ना ये वर्ग शोषण हो या वर्ग शोषण को इस तरक्की का परिणाम था, इसमें जो इससे क्या हुआ था, इसमें संकट भी आया था और संचय भी आया था। ओके, दोनों का जो ना उत्पन्न हुई थी इससे। और कहा जाता है व्यवस्था में निहित इन तत्वों में के आधार पर पूंजीवाद का इतिहास, और एंगल्स ने इस अध्ययन में कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड नामक रचना द्वारा सहयोग किया। इसमें जो एक रचनाकार थे एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ने इसके अध्ययन, इसकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने एक पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है जिसका नाम है कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड नामक पुस्तक द्वारा इन्होंने रचना के द्वारा, सहयोग के द्वारा इसमें चर्चा किया है। देखिए यहाँ तक की बातें मैं एक सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, मैं इस तरह से बताऊंगा ताकि एग्जाम हॉल में आपको माइंड में आपको सेट रहे और शीशे की तरह मतलब साफ रहे। कहा जाता है कि कई वर्षों में जो ना कार्ल मार्क्स के द्वारा जैसे दास कैपिटल में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है, विस्तार से इन्होंने बताया। और इस जो है रचना में जो है ना सबसे प्रमुख था विषय वस्तु पूंजीवाद और उसमें निहित जो है तत्व का विश्लेषण था। ओके, और इसमें वर्ग शोषण था, वर्ग शोषणों के जो है ना इसके वर्ग शोषण जो था इसके अंतर्गत निहित था, और वर्ग शोषण के जो है ना तार्किक परिणाम था, मतलब वो वर्ग शोषण का एक तार्किक परिणाम था। इसके माध्यम से इसमें क्या हुआ था, संचय का उत्पन्न हुआ था, और संचय के साथ साथ जो है संकट भी उत्पन्न हुआ था। और इन तमाम बातों को जो है ना पूंजीवाद इतिहास के माध्यम से बताया गया। और उनमें से इसकी जिक्र जो है एक रचनाकार थे एंगल्स, उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से एक रचना लिखी थी जिसका नाम है कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड के माध्यम से इसके बारे में चर्चा किया है।
क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके अगला कहा जाता है, आगे कहा जाता है कि ये रचनाएं, जैसे यहाँ देखिए, ये रचनाएं पूंजीवाद समाज की संपूर्ण और तीखी आलोचना थी। ये रचना जो थी, ये कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये जो रचनाएं जो थी ये पूंजीवाद समाज के संपूर्ण और तीखी आलोचना थी। मतलब तीखी नहीं बोलता, तीखी मिर्ची और तीखी बातें मत बोलो, तो वही है, तीखी आलोचना की थी, इसके माध्यम से बताया गया है। और विशेष रूप से जो है ना उस तरीके की जिसके परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग का शोषण हुआ और स्वयं की रचनात्मक और स्वयं से अमान्यीकरण और अलगाव पैदा हुआ। अरे इसका परिणाम स्वरूप यही हुआ, जो मजदूर वर्ग थे, जैसे अभी मैंने बताया था ना वर्गों का शोषण, तो उसी तरह एक वर्ग आएगा मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्गों में आते हैं वो मजदूर वर्गों में निहित आते, उसका शोषण होने लगा था। और इसमें जो स्वयं का रचनात्मक जो था वो स्वयं का अमान्यीकरण अलगाव का पैदा होने लगा था। ठीक है, और उन्होंने दिखाया कि, किन्होंने दिखाया, एंगल्स ने दिखाया, एंगल्स ने दिखाया कि पूंजीवाद के तहत श्रमिक दिन का एक भाग अपने और अपने परिवार को बनाए रखने का पर लगाता है। जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो दिन का एक भाग जो है ना अपने और अपने परिवार को बनाए रखने के लिए कहा जाता है। देखिए होते क्या है, जो मजदूर लोग होते हैं दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करने के बाद रात में जो है ना वो अपने परिवार को टाइम देते हैं। और ऐसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इतने वो मतलब उसको काम तो बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन वो अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि श्रमिक दिन का एक भाग और अपने परिवार को बनाए रखने का पर लगाता है, जबकि शेष दिन वह बिना पारिश्रमिक में काम करता है, क्योंकि अब तक उसके उत्पादन में समय लगाता है जिसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से वह अधिशेष मूल्य का निर्माण करता है। इसके माध्यम से जो इसके जरिए जो है वो अधिशेष का मूल्य निर्माण करता है, और इस जो पूंजीपति के लिए मुनाफे का स्रोत है, और उसके माध्यम से श्रमिक को उसके श्रम के पूर्णफल से वंचित किया जाता है। ठीक है, श्रमिक इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वह जो बेचता है वह श्रम और अपने श्रमिकों के साथ सामूहिक रूप से दिन के अंत में वो जितना उत्पन्न करता है उसका मूल्य उत्पाद का उत्पादन करने की लागत, जिसमें कच्चा माल, मशीनरी और उद्यम चलाने की लागत और उसके दी गई मजदूर का भुगतान आदि निवेश किया गया था। ठीक है, और आगे कहा जाता है जैसे कि यहाँ देखिए इससे अधिक होता है। और इस प्रकार पूंजीवाद न केवल एक आर्थिक प्रणाली है, बल्कि जैसा कार्ल मार्क्स ने दर्शाया कि यह पूंजीपति और श्रमिक के बीच संबंधों का विशिष्ट समुच्चय है, जो श्रमिकों के हितों के खिलाफ और सामाजिक रूप में अन्यायपूर्ण और शोषणकारी है। मतलब कि कहा जाता है कार्ल मार्क्स ने इसके माध्यम से दर्शाया है कि श्रमिक और व्यवसाय, पूंजीपति जो फैक्ट्री वाले हैं, व्यवसाय व्यापारी हैं, उनके बीच जो है ना, इस दोनों का संबंध, इस दोनों का रिलेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट समुच्चय होते हैं। और इसमें जो है ना श्रमिकों के हितों के खिलाफ भी है। ठीक है, और एक इसमें समाज के, सोसाइटी के माध्यम से जो है ना एक विश्वासपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है और शोषणकारी भी है। ठीक है, और श्रम उत्पादन प्रणाली का आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि श्रम के बिना कुछ भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है। भूमि, मशीनरी, कामकाज, यानी कि कोई भी चीज़ सब इसके अलावा बेकार है। अगर मान के चलो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी जितने भी चीज़ काम करवाएंगे उसमें श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो श्रमिकों की अगर श्रमिक उसमें अवेलेबल ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं, तो उसका व्यवसाय चलेगा ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यही बातें कही गई है। ओके, उसके बाद इसके जो है ना श्रमिकों की आवश्यकता बनती है। और एक पूंजीवादी कारखाना प्रणाली में श्रमिक अकेले उत्पादन नहीं कर सकता और ना ही उससे बच सकता है। मतलब कि श्रमिक अगर बड़ा व्यवसाय है, ठीक है, उसमें जैसे कि हजारों लाख, मतलब 100 सैकड़ों श्रमिकों की ज़रूरत होती है, उसमें एक श्रमिक कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए और भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एक श्रमिक, जैसे श्रमिक है, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट यहाँ हो गया, अगर कुछ अनहोनी हो गया, तो अकेले संभालना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए ये बातें कही गई है। और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आवश्यक श्रम का अनिश्चित सामाजिक संगठन है। ठीक है, तो ये लेकिन श्रम के इस सामाजिक संगठन पर पूंजी या संपदा उत्पादन का एक प्रमुख यानी बुनियादी हावी होता है, जिसके स्वामित्व पास है। ठीक है, ये राजनीतिक सिद्धांत हो गया। राजनीतिक सिद्धांत में किस तरह से बातें कही गई थी इसको हम लोग देख चुके हैं, और आपके क्वेश्चन में ही कहा गया था क्रांति के सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्रांति के सिद्धांत। क्रांति के सिद्धांत में क्या कहा जाता है? इतिहास के माध्यम से आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने या राजनीतिक सिद्धांत का निष्कर्ष निकाला, पूंजीवादी और को उखाड़ फेंकना आवश्यक और अपरिहार्य है। और दूसरा निष्कर्ष दिया था कि ऐसा कुछ हो जो अपने आप नहीं, बल्कि ऐसा करने के लिए लोगों को क्रांति के लिए आवश्यक होगी। देखिए,
इतिहास जो होती है वो बीती हुई कहानियों में पहले के माध्यम से कहा गया है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने इसका कंक्लूजन जो निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, इसके माध्यम से इसका हल निकालने का प्रयास किया है। पहला हर्ष ये था कि पूंजीवाद जो थे उसको उखाड़ फेंकना आवश्यक, ठीक है, आवश्यक और अपरिहार्य उसको माना था। कौन? कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा जो है ना इसको उखाड़ फेंकना आवश्यक माना। और दूसरा निष्कर्ष ये भी था कि ऐसा कुछ जो अपने आप नहीं होगा, ऐसा चीज भी हो जो अपने आप नहीं होगा, और इसके लिए जो है ना लोगों की क्रांति की आवश्यकता होती है। आप सभी मूवी में देखे होंगे या न्यूज में भी सुने होंगे कि दंगा हो गया, यानी कि कोई बिजनेसमैन जो है ना वो धरना पर बैठवा दिया अपने मजदूर लोग जो है ना धरना पे बैठ गया कि मुझे तो तनख्वाह बढ़ाया जाए। उसी प्रकार इसमें जो है ना एक प्रकार का एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसमें दंगा मतलब क्रांति कर सकते हैं, और इससे जो वर्ग प्रमुख भूमिका निभाएगा वह श्रमिक होगा। देखिए, अब दंगा जो करता है या क्रांति जो करवाता है तो वो कौन होते हैं? मध्यम वर्ग के लोग, श्रमिक लोग, कि मेरे लिए तनख्वाह बढ़ाया जाए, मुझे जॉब दिया जाए, ये बातें वो मतलब मुझे देना चाहिए। तो बड़े बड़े लोग धरना पे काहे बैठेंगे? उसको कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो जो इसमें अगुवाई होंगे वो श्रमिक वर्ग ही होंगे, ठीक है। और जैसे पूंजीवाद विकसित होता है वैसे ही उत्पादन चरित्र में सामाजिक हो जाता है, यानी कि सामूहिक। एक श्रमिक पूरे उत्पाद का उत्पादन नहीं करता सॉरी, वह एक कारखाने के भीतर केवल एक या दो कार्य कर सकता है, ठीक है। और इससे होने वाला मुनाफा व्यक्तिगत होता है, यानी कि मालिक का होता है। देखिए, व्यवसाय में होता क्या है, अगर व्यवसाय में कभी कभी क्रांति भी करवाना होता है, राजनीति भी चलती है, व्यवसाय ऐसे नॉर्मल नहीं चलता है। आप सभी मूवी में देखे होंगे, ठीक है। बहुत सारे राजनीति चलता है, क्रांति करवाते हैं। तो इस प्रकार क्रांति करवाने में जो भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और इन्वेस्ट करने के बावजूद जो भी मुनाफा होंगे वो मुनाफा किसी और के साथ नहीं बटेंगे, वो केवल मालिक के होंगे, ठीक है। जितने भी इनकम होंगे, जो भी मुनाफा होंगे, वो सारे के सारे मुनाफा जो है ना मालिक के होंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी श्रमिक थे मुनाफा में श्रमिकों को भी हिस्सा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप मान के चलो, आप में से कोई जरूर बिजनेसमैन होंगे, बिजनेसमैन में जो भी बिजनेस करते हो उसमें से मुनाफा जरूर होता होगा। उसमें जो भी मुनाफा होता है, क्या आप मजदूर अपने स्टाफ्स को भी देते हो? नहीं देते हो, उसके लिए उसका जो सैलरी होता है उतना ही देते हो। तो ये बातें इसमें कही गई है, ठीक है। श्रमिकों के लिए वर्ग के पास उत्पादन के साधनों के में निजी संपत्ति सहित इस प्रणाली के रख रखाव में कोई हिस्सेदारी नहीं है, ठीक है। वही बातें जो मैंने अभी बताया है, ओके। उसके बाद कहा जाता है काम करने की, देखिए कहा जाता है, और ऐसी प्रणाली जो बनाए रखने में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है और उसे सार्थक जीवन जीने से रोकती है, और जिसमें वह पूरे दिन से जो करता है वह उससे स्वयं को नहीं बल्कि पूंजीपति को समृद्ध करता है। उसे अब कभी देखा भी नहीं होगा। मतलब श्रमिकों के बारे में कहा है, दिन भर काम करते हैं वो पूंजीपतियों के लिए ही करते हैं। केवल श्रमिकों की सामूहिक लड़ाइयाँ से काम में कम से कम घंटों को कम हो सकते हैं, और कोई परिस्थितियों में बेहतर हो सकती है। श्रमिकों की मुक्ति में से समाज के अन्य सभी वर्गों की मुक्ति संभव हो जाएगी। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के कुछ हद तक किसानों, महिलाओं, छोटे पूंजीपतियों, बड़े पूंजीपतियों, जमींदारों आदि के स्वाभाविक व्यवहार को और उनके पूंजीपति व्यवस्था में भूमिका का स्थान विश्लेषण किया, और यह रेखांकित किया कि कौन लोग इसका विरोध करेंगे और कौन इस मार्ग का हिस्सा होंगे। इस तरह पूंजीवाद ने उन तत्वों के वृद्धि के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जो उसे उखाड़ फेर सकती है या उखाड़ेगी। यानी कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा जो है ना इसमें डिटेल से चर्चा किया है। इन्होंने रचनाएं भी की है कि महिला हो या छोटे पूंजीपति हो गए, जो मध्यम वर्ग के छोटे मोटे मतलब पूंजीपति होंगे उसके हो, या बड़ा पूंजीपति हो, इस सभी चीज़ों को संभावित व्यवहार का उसमें निहित करेगा, और उसमें जो भूमिका होगी उसका भूमिका का स्थान विश्लेषण किया जाएगा। ओके, तो ये बातें कही गई है। उसके बाद आगे देखिए, कहा जाता है कि जैसे उसमें से कार्ल मार्क्स ने सवाल पूछा, आप समझने वाले बातें हैं, ठीक है। कहा जाता है क्या पूंजीपति स्वेच्छा न केवल से अपने मुनाफा को छोड़ देगा? ये पूंजीपति जो भी मुनाफा होंगे, जैसे भी मैंने बताया था मुनाफा के बारे में, बिजनेस के बारे में, आपका मुनाफा होगा वो सिर्फ आप रखेंगे, सारे स्टाफ्स को नहीं देंगे, ठीक है। क्या आपके जो मुनाफा होंगे वो आप ही रखेंगे या बांटेंगे भी? ये सवाल कार्ल मार्क्स के द्वारा पूछा गया है। और इतिहास दर्शाता है कि थोड़े दान के अलावा ऐसा नहीं हुआ, और
यह कि जो भी मेहनत का लोगों को मिला था वो लड़कर और संघर्ष से, यानी कि कहा जाता है कि अगर मान के चलो जैसे कि हम लोग सोच के रखे थे इस काम में हम लोग को अगर 5,000 का मुनाफा होने वाला है, अगर उसमें 10,000 के मुनाफा हो जाता है यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो 5,000 में होता है क्या, जो आपके पार्टनरशिप्स होंगे, जो आपकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था उसको आप कुछ दे देते हो, भाई लो आपने मेहनत किया इसकी वजह से मुझे 5,000 एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ। तो यही बातें कही गई, वो उसका मेहनत कश और संघर्ष के माध्यम से लड़कर उन्होंने उसको हासिल किया है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया है। उसके बाद कहा जाता है जैसे कि हड़ताल, सामूहिक सौदेबाजी और यूनियनों के क्रांति में कम में काम नहीं चलने वाला था। जैसे कि कोई क्रांति ही करवाए, अब मान के चलो नॉर्मल काम करवाए और क्रांति करवाए, उसमें तो सैलरी में डिफरेंट होगा। जैसे जैसे संपदा कम हाथों में केंद्रित होती गई और अधिक से अधिक लोगों की तकलीफें सहनी पड़ी, वैसे वैसे मध्यम वर्ग और किसान वर्ग सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ और आंदोलनों को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे किसान को तकलीफ होगा, सत्तारूढ़ होगा, उसमें जायज़ सी बात है वो किसान अपना आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे ही। आप मान के चलो आप काम तो करवा रहे हो लेकिन उसका जो भी सैलरी बन रहा है उसको नहीं दे रहे हो, या सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, जितने काम करवा रहे हो उतना सैलरी नहीं दे रहे हो, इस तरह के आंदोलन बढ़ेंगे। लेकिन अगर उन्हें महसूस होगा कि लड़ाई बहुत दूर जा रही है तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लड़ाई सरकारों के खिलाफ, सामूहिक प्रणालियों के खिलाफ, असमान सामाजिक मानदंडों को, पुराने सोच की तरीकों के खिलाफ होगी जो मुनाफाखोर शासक वर्गों के शासन को और समानता की इमारतों को बरकरार रखने में मदद करते हैं। अरे मान के चलो जैसे कि किसान मध्यम वर्ग के लोग हैं और लंबा समय तक आंदोलन चला, ना ही उसका घर चल रहा है ना ही उसका परिवार चल रहा है, आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से वो समझ जाता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह से ये सरकार पर जो ना आप समझ जाता है कि नहीं ये सब बिजनेसमैन जो ना अपना राजनीति चालू कर दिया, ये बातें कही गई है। ठीक है, और आगे देखिए इसको कहा जाता है कार्ल मार्क्स के जीवन में पहली बार इस तरह के व्यापक आंदोलन का उदय हुआ। सबसे पहले 1848 की क्रांति ने जिसे कार्ल मार्क्स के अग्रणी भूमिका को पूंजीपति वर्ग के विश्वासघात में बताया गया। देखिए कार्ल मार्क्स के जीवन में उन्होंने सबसे पहली बार 1848 ईस्वी की क्रांति को देखा था। उस क्रांति के देखने के बाद उसके मायने में बहुत चीज़ें आने लगी, जैसे कि विश्वासघात, पूंजीपतियों के द्वारा जो है ना मजदूरों के प्रति विश्वासघात हुआ था और उसे सोचने पर मजबूर किया था। जब विश्वासघात देखा 1848 की क्रांति में तो वो सोचने पर इस पर मजबूर हो गया, और जैसे कि सरकारों के समर्थन में आया, और भले ही उनमें कुछ निरंकुश शासन थे और पूंजीपति वर्ग द्वारा मांगे जाने वाले प्रजातांत्रिक संविधानों को अस्वीकार कर रहे थे। इस वजह से बहुत सारे सरकार जो है, शासन जो थे वो निरंकुश थे। ठीक है, और पूंजीपति वर्ग द्वारा मांगे गए जो भी मांग थी वह संविधानों को अस्वीकार भी कर रहे थे। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने श्रमिकों के लिए इस अनुभव को समझाया और उनके बीच समाजवाद के लिए समर्थन को मजबूत किया, जिससे पूरे यूरोप में श्रमिक वर्ग संगठनों और दलों का गठन हुआ। श्रमिक वर्ग द्वारा राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का पहला प्रयास 1871 में पेरिस में किया गया था। यानी कि श्रमिक वर्गों के द्वारा जो राज्य में सत्ता होती है उसको कब्जा करने का सबसे पहला प्रयास 1871 ईस्वी में किया गया था। ये यूरोप में किया गया था, पेरिस में। ठीक है, और इसमें पहली बार श्रमिकों की सरकार के बीच सैकड़ों श्रमिकों को मारा गया था। इसमें एक संधि हो गया था, क्रांति हो गया था, तो उसमें जो है कई सैकड़ों मतलब कई सौ श्रमिकों मजदूरों की हत्या हो गई थी, जिसमें फिर भी श्रमिकों की ही हार हुई थी। कुछ ऐसा सबक सीखे गए और उसमें से जो बहुत सारे मारे गए और फिर भी हार हुई। हार होने के बाद श्रमिकों को बहुत कुछ सीखने को मिला, सबक मिला ऐसा करने को। ठीक है, और इस तरह से समावेश संगठनों का इस तरह से देखने के बाद जो ना संगठन बना, कई प्रकार के महिला मुक्ति आंदोलन चला गया और कामकाजी महिलाओं पर मुद्दे, ये सभी चीज़ें उसमें पनपी। ठीक है, तो ये आपके आज के सेशन में ये रहा। जैसे कि कहा गया था कार्ल मार्क्स के विकसित के द्वारा जो है ना कार्ल मार्क्स के विकसित के द्वारा राजनीतिक और क्रांति के सिद्धांत को डिटेल से चर्चा करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ईसाई मिशनरियों का शिक्षा और समाजवाद से जुड़े संबंधों पर चर्चा करना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये सेशन और वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। और आज के सेशन में बस एक ही क्वेश्चन को देखेंगे। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। ओके, और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।